हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आई सक्सीड में। आज फिर हम रेलवे ग्रुप डी के जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए मैथ के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें से हम अब तक 10 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब तक कल के वीडियो में हमने 1 से 10 तक को प्रश्नों को देख लिया था। आज हम 11 से 32 तक के प्रश्न को देखेंगे। देखिएगा, जो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो आपका 28/9/2018 के प्रश्न शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो कल हम 10 प्रश्न कर चुके थे। आज हमारा 11वां प्रश्न था। देखिएगा, 11वां प्रश्न हमारा था कि देखिए 11वां प्रश्न हमारा ये था और इसका आपको सोल्यूशन करके इसका आंसर लाना था। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले करना ये होता है कि सबसे पहले आपको भाग करना होता है, फिर आपको गुणा करना होता है, फिर आपको जोड़ करना होता है और उसके बाद आपको घटाना होता है। यानी कि ये इसका क्रम है। आपको पहले भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर आपको जोड़ करना होगा और फिर आपको घटाना होगा। लेकिन इससे भी पहले आपको छोटा कोष्टक तोड़ना होता है और उसमें उसके बाद मझला कोष्टक तोड़ना होता है, उसके बाद बड़ा कोष्टक आपको तोड़ना होता है। तो देखिए, अगर आप इधर से सॉल्व करते हुए आते हैं तो आप यहाँ से देखिए, तो 9 और 4 जो कि छोटे कोष्टक में जब आप इसको तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू 13 आता है और इसके बाद आपको भाग देता है। यानी कि पहले आपको ये कोष्टक तोड़ना ही होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप भाग दे दे। अगर इसका मतलब अगर ये आपका 52 और भाग करके 4 + 9 दिया है, इसका मतलब ये है कि 52/4 + 9, यानी कि 9 और 4 आपका 13 हो गया और 13 से 52 काटेंगे तो 4 हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जब वैल्यू आपका आ गया, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आपका होगा वो आपका होगा 4। कैसे? क्योंकि 9 और 4 आपका 13 है और फिर आप यहाँ से 13 को भाग करेंगे तो 13 चौको 52 हो जाएगा। तो ये आपका 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे 32/8। अब यहाँ से 3 जो आपका समीकरण हो रहा है वो देखिए 32/8 और गुणे 4 हो रहा है। मैंने क्या कहा कि पहले गुणा नहीं करेंगे। अगर आप पहले गुणा कर लेते हैं तो ये 32/32 हो जाएगा और आंसर आपका 1 आएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें देखिए, अगर पहले भाग और गुणा का 2 चिन्ह अगर आसपास में है तो पहले हम भाग करेंगे। और भाग देखिए, अगर जब आप 32/32 कर रहे हैं तो आपका वैल्यू 1 आ रहा था, लेकिन यही जब आप पहले भाग करते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। आप देखिएगा, 32 और भाग हम करते हैं 8 और गुणे करते हैं 4, तो ये 4 दूना 8 हो जाता है और 2 16 32 हो जाता है। तो देखिएगा, यहाँ तक हमारा 16 हो गया, यहाँ तक हमारा बस 16 हो गया और 16 में जब आप 3 जोड़ते हैं और 16, अब देखिए ये इतना ही हमारा रह गया। 16 + 3 यानी कि 19 हो गया हमारा इसका आंसर। यानी कि जो इसका वैल्यू होगा हमारा, इसको जोड़ने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आपका 19 होगा। तो ये हमारा 11वां प्रश्न था। अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, 12वां प्रश्न आपका दिया है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21 संबंधी 16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7 संबंधी 24 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात ज्ञात करना था। तो इसमें देखिएगा, तांबा जस्ता का जो अनुपात था वो 21 संबंधी 16 का था और दूसरा आपका दिया है कि निकिल और जस्ता का जो अनुपात था वो आपका 7 संबंधी 24 दिया हुआ था। आपको ज्ञात करना था कि तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात क्या था। इसके लिए देखिए, करते क्या है कि जो तांबा और जस्ता का अनुपात है वो आप लिख लेते हैं 21 और 16। यहाँ पे फिर से आपका जस्ता का अनुपात दिया और निकिल का अनुपात दिया, तो जो जस्ता का अनुपात हो रहा है आप उसको इसके नीचे लिख लेंगे और निकिल का अनुपात दूसरे वाले लाइन में आप यहाँ से कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। इसके लिए आप करते हैं इसको, इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा करते हैं इसमें। इससे जो वैल्यू आता है वही आपका इन तीनों के बीच संबंध हो जाता है। देखिए, 21 से 24 से जब आप गुणा करते हैं, ये हो गया आपका 504। फिर एक 24 का आप 16 से गुणा करते हैं, ये हो गया आपका 384 और 16 का जब 7 से गुणा करते हैं ये हो गया आपका 112। तो ये आपका तांबा, जस्ता और निकिल के बीच अनुपात हो गया। इसको आप काट लीजिए। इसको आप 4 से काटिए तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8 और 4 × 6 = 24। ये 4 × 9 = 36 और 4 × 6 = 24। ये 4 दूना 8 और ये 4 बटी 32। इसके बाद देखिए, ये इसको आप 2 से काट लीजिए तो ये 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, ये 2 चौको 8 और 2 8 16 और ये 14 दूना 28। ये आपका तांबा, जस्ता और निकिल के बीच अनुपात हो गया। देखिए, ये आपका तांबा हो गया 63 संबंधी, जस्ता हो गया आपका 48 और निकिल हो गया आपका 14। तो ये आपका तांबा, जस्ता और निकिल के बीच अनुपात था। ये हमारा 12वां प्रश्न हो गया। अब हम 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, 13वां प्रश्न हमारा दिया था कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है तो समूह में कुल कितने
संख्याएं हैं, ये हमारा 13वां प्रश्न है। मान लीजिए जो हमारी कुल संख्याएं हैं, जो हमारा कुल संख्या है वो आपका x है। तो कुल संख्या अगर हमारा x है और कुल संख्या का जो माध्य हमें दिया है वो 20 दिया है। हमने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया है कि माध्य जो होता है उसी को हम औसत को कहते हैं और औसत को ही हम माध्य कहते हैं। औसत और माध्य ये दोनों, क्योंकि दोनों क्या होता है, यानी कि कुल संख्याओं का योग होता है और भाग में करते हैं कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग होता है और भाग में करते हैं कुल संख्या, यही हमारा औसत होता है और यही हमारा माध्य भी होता है। तो हमारा मान लीजिए कुल संख्या x था, और जब कुल संख्या x था तो कुल संख्याओं का जो माध्य दिया था वो 20 दिया था। तो एक बात बताइए, जब आपका कुल संख्या जो है x है और जो आपका माध्य है वो 20 है, तो योग आपका 20x हो जाएगा। यानी कि कुल संख्याओं का जो योग होगा वो आपका 20x हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि जो प्रथम 8 सबसे छोटी संख्याएं थी उसका माध्य 17 था। तो एक बात बताइए, अगर प्रथम 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 था तो प्रथम 8 सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? प्रथम 8 सबसे छोटी संख्याओं का योगफल जो होगा वो 8 गुणे 17 हो जाएगा, 136। इसके बाद कह रहा है कि ये जो प्रथम 8 सबसे छोटी संख्याएं हैं, इस संख्या को छोड़ने के बाद जो शेष संख्याएं बच रही हैं उसका माध्य 22 था। यानी कि ये 8 संख्याओं को छोड़ने के बाद, एक बात बताइए, जब हमारा कुल संख्या x था तो 8 संख्या छोड़ने के बाद हमारा कुल संख्या हो गया x माइनस 8। यानी कि 8 संख्या जब आप छोड़ रहे हैं और कुल संख्या आपके पास x है, इसमें से 8 संख्या छोड़ेंगे तो आपके पास संख्या हो गया x माइनस 8, और इनका जो माध्य कह रहा है वो 22 था। यानी कि जब 22 था तो योगफल आप निकालेंगे, तो मैंने फिर से कहा कि योग निकालेंगे तो संख्या, अगर ये आपका संख्या हो गया x माइनस 8 और आपका माध्य दिया है 22, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणे हो जाएगा 22। ये क्या हो गया आपका 8 संख्या को छोड़ने के बाद जो आपका योगफल हो रहा है, ये तो आपका, ये आपका हुआ। आगे देखिएगा, अगर इसी चीज को मैं ऐसे निकालूं, कुल संख्याओं का योग आपका 20x है, इसमें से अगर आप 8 संख्या का योगफल घटा दें तो आपको ये सेम चीज प्राप्त हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो प्रथम 8 संख्याएं हैं उसको छोड़ने के बाद शेष संख्या जो बच रही है उसका माध्य 22 है। तो x, कुल संख्या हमारा x है, x में से अगर हम 8 घटा दिए तो 8 संख्या छोड़ने के बाद शेष संख्या हमारा प्राप्त हो गया। उस शेष संख्या को जब 22 से गुणा किए तो शेष संख्या का योगफल प्राप्त हो गया। तो जो योगफल ये हमारा हो रहा है ये किसके बराबर हो रहा है? देखिए, जो हमारा कुल संख्याओं का योग 20x है और 20x में से अगर हम 8 संख्याओं का योगफल घटा दे तो ये चीज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 8 सबसे छोटी संख्याओं का योगफल हमारे पास है 136, तो इसमें से 136 हमको घटाना है। तो देखिए, यानी कि ये चीज हो गया और यहां से हम लेंगे 20x माइनस 136, ये आपका समीकरण तैयार हो गया और यहां से आप x का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 22x माइनस 8 दूना 16 और 8 दूना 16 117, और बराबर कर लेंगे 20x माइनस 136। 20x को जब आप इस पर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका 22x और ये 20x इस पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 20x और इसको आप उस पर लेके जा रहे हैं तो माइनस 136 और प्लस 176, ये आपका 2x और ये माइनस है आपका और ये प्लस है। तो दो संख्याओं में जब माइनस और प्लस करते हैं तो आपको घटाना होता है, लेकिन चिन्ह वो लिखते हैं जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर 176 बड़ी है तो इसका चिन्ह लिखेंगे, यानी कि आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका 6 में से 6 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी 7 में से 3 गया तो आपका 4, यानी कि x इज इक्वल टू जो होगा वो आपका 20 होगा। यानी कि कुल संख्या जो आपकी थी वो कितनी थी? 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 13वां प्रश्न था। अब हम 14वां प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न देखिएगा, हमारा कह रहा है कि साथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% का साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि साथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? साधारण ब्याज का प्रश्न है, साधारण ब्याज का प्रश्न है और ये आपका 14 नंबर का प्रश्न। साधारण ब्याज जब आपको ज्ञात करना होता है तो सिंपली आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और भाग करते हैं 100 से। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था। मूलधन था आपका 3125, दर था आपका 8% और समय था 5 वर्ष, और भाग कर देना था आपको 100 से। देखिए 5 से काटते हैं तो 5, 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 6 62, 25 दूना 50, 125 और 25 5 125। इसके बाद 4 को हम 2 से काट दें, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 125 गुणे 10 यानी कि 1250। ये आपका साधारण ब्याज था, 1250 रुपये ब्याज आपका आंसर हो गया।
इसके बाद देखिएगा हम 15वां प्रश्न। देखिए 15वां प्रश्न आपको कह रहा है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया। ये प्रश्न में कुछ खास नहीं था, इसने सिर्फ आपको घुमाया था। कच्चे माल सहित कितना था? 3 लाख रुपए था। अब इसके बाद कुछ जरूरी नहीं था इसके लिए, लेकिन ये आपका टाइम लेने के लिए इसने प्रश्न को सिर्फ बड़ा किया था। देखिए 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी? कच्चे माल का 20% सोना था। कच्चे माल का जो वो 20% था उसका सोना था, तो सोना के लिए उसने कितना रुपए खर्च किया था? तो आपको 3 लाख का सीधे सीधे 20% निकाल देना था, क्योंकि कच्चा माल का जो कच्चे माल से जो प्राइस था वो 3 लाख रुपए उसने निवेश किया था। तो 3 लाख में से उसको क्या था? कच्चे माल था, कच्चे माल में सोना भी था और सोना के लिए उसने 20% खर्चा किया था। तो इसका 20% आप निकाल लीजिए। 60,000 रुपया, ये आपका आंसर था। तो ये हमारा 15वां प्रश्न हो गया। अब हम 16वां प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा था कि 0.6 पर बार दिया था और इसको कहा था भिन्न में बदलिए। देखिए भिन्न में, इसको मैं समझाने से पहले आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि जैसे आपको दे दिया कि 0.57 और इसमें से आपको 1 पे बार अगर चढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले तो आप 57 लिख लीजिए और इसमें से उसको घटाइए जिस पर बार, पहले आप देखिए 57 लिख लीजिए और उसमें से उसको घटाइए जिस पर आपका बार नहीं होता है, जैसे 5, और वटा में क्या करते हैं कि जितनी संख्याओं पर आपका बार दिया रहता है उतना 9 लिखते हैं। इसमें एक संख्या पे बार दिया है तो 9, और जितना पर नहीं दिया रहता है उतना 0 लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया 52/90 और ये हो गया 26/45। ये आपका भिन्न के रूप में बदल गया। उसी तरह देखिए 0.234 और इसमें इस पे बार दिया हुआ था, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले तो 234 लिखेंगे और जिस पर बार नहीं दिया है उसको घटा देंगे, और वटा में क्या करेंगे? जितनी संख्याओं पर बार दिया रहता है उसको आप 9 के रूप में लिख लेंगे। देखिए 1 और 2 संख्याओं पर बार है तो डबल 9, और जिस पर नहीं है उसको 0 कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 232/990 और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 116/445। ये आपका भिन्न के रूप में बदल गया। तो इसी तरह ये था। आप देखिए 0.6 और 6 पर बार दिया है तो आप 6 लिखेंगे। अब माइनस में 0 यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो घटाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, 6 लिखेंगे। और 1 पर बार है तो 1 9 लिख लेंगे, यानी कि 3 दूना 6 और 3 तिरिकी 9। तो ये आपका आंसर था, यही आपका भिन्न था। अगला प्रश्न हमारा था 60 और 54 का लॉसा ज्ञात कीजिए। देखिएगा 60 एवं 54 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शनली जब आप इसको देखेंगे तो 60 आपका होता है 6 गुणे 10, 60 आपका होता है 10 गुणे 6 और 54 होता है आपका 6 गुणे 9, यानी कि 10 गुणे 6 और गुणे 9, ये आपका हो जाता है इसका लॉसा, जो कि ऑप्शन में था और यही आपका आंसर था। इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम। 18वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है, बी आधा कार्य करता है, तो इस तरह काम करने में उनको 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? बी जो है ए से अधिक कुशल है। देखिए ये हमारा 18वां प्रश्न है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 1.2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 1.2 दिन में, यानी कि ए और बी जब संयुक्त रूप से काम करेंगे तो एक दिन में 1/1.2 काम करेंगे। काम प्रतिदिन करेंगे, है ना, प्रतिदिन इतना काम करेंगे। कह रहा है कि जब ए 1/2 काम कर देता है, उसके बाद बी 1/2 काम करता है, तो इस तरह जब काम खत्म होता है वो 2.5 दिन में खत्म होता है। तो मान लीजिए कि अब कह रहा है कि बी ए से ज्यादा कुशल है, यानी कि जब बी ए से ज्यादा कुशल है तो ये कम समय लेगा। चलिए मान लेते हैं इसी को कि ये x समय लेता है, बी आधा काम x दिन में कर रहा है, तो ए आधा काम करने के लिए 2.5 माइनस x दिन लगाएगा। बी अगर आधा काम x दिन में कर रहा है, जब ये आधा काम कर ले रहा है तो उसके बाद बी आधा काम कर रहा है। उस तरह से जब ये इस तरह से काम किया जा रहा है तो पूरा काम खत्म होने में 2.5 दिन का समय लग रहा है। तो जब बी आधा काम x दिन में कर रहा है तो ए आधा काम 2.5 माइनस x दिन में करेगा। तो बी अगर आधा काम x दिन में कर रहा है तो बी एक काम करने में 2x दिन लगाएगा। ये 2 यहाँ आ जाएगा। देखिए बी अगर आधा काम करने में x दिन लगा रहा है तो एक काम करने में 2x दिन लगाएगा। 2x दिन कितने काम? एक काम करने में। इसी तरह ए एक काम करने में कितना दिन लगाएगा? ए एक काम करने में
2 × 2.5 माइनस x दिन लगाएगा। अब देखिए कह रहा है कि जब ये दोनों संयुक्त रूप से एक साथ शुरू से अंत तक काम कर रहे हैं तो 1/2 दिन लग रहा है। तो अब देखिएगा, अगर देखिए बी अगर एक काम को 2x दिन में कर ले रहा है, यानी एक दिन में वो 1/2x काम कर रहा है। इसी तरह अगर ए एक काम को इतने दिनों में कर ले रहा है तो वो एक दिन में इतना काम कर रहा है। अच्छा, ये दोनों अगर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, मैंने इनको जोड़ दिया, ये ए को जो ये ए का काम है और ये बी का काम, नहीं सॉरी, ये बी का काम है और ये ए का काम है। अगर ये दोनों संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? देखिए यदि ए बी संयुक्त रूप से किसी काम को 1.2 दिन में कर ले रहे हैं, यानी कि ये एक दिन में मिल करके 1/1.2 काम कर रहे हैं, यानी कि 1/1.2 काम कर रहे हैं। चलिए अब इनका हम योगफल निकाल लेते हैं। देखिएगा ये हमारा 2x इंटू 2 इंटू 2.5 माइनस एक्स, तो ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस ये से ये कैंसिल, तो ये हमारा 2x यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/1.2। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप x का ऐसा वैल्यू फिट कीजिए जो आपको इसको प्राप्त कराए, संतुष्ट कर दे, आज प्रूव कर दे, है ना। x का ऐसा वैल्यू, तो x का वैल्यू जब आप निकालोगे तो एक ऐसा वैल्यू होगा, इसको प्रूव करेगा। पहले हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2.5 माइनस एक्स प्लस 2x अपान 2x इंटू 2.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/1.2। ये हमारा 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 2x प्लस 2x अपान ये हमारा 2x इंटू ये 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/1.2। देखिएगा ये 2x से 2x हमारा कैंसिल, तो ये 5 अपान 2 × 10, यानी कि 10x माइनस 2 दूना 4 और ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1.2। अब आप x का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो आप इसको संतुष्ट करें। तो x का वैल्यू जब आप शुरू से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आप निकाल लीजिए। अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये 5/10 और ये 4 एकम 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/1.2। इसके बाद देखिएगा ये है हमारा 5/10 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/1.2। तो ये 5/6 इज इक्वल टू 1/1.2, ये 1/1.2 इज इक्वल टू 1/1.2। ये हमारा प्रूव होता है, यानी कि x की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो ये हमारा समीकरण प्रूव हो रहा है। तो x की वैल्यू हमारा 1 है, तो b एक दिन में एक काम को 2x दिन में कर सकता है, यानी कि 2 × 1 = 2। अगर b अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में कर लेगा? उस काम को वो 2 दिन में समाप्त कर लेगा। ये हमारा 18वां प्रश्न था। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 18वां बाद 19वां हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्यता का नियम आप देख लीजिए। 12 से विभाज्यता का नियम, ये हमारा 19वां प्रश्न है। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है कि देखिए जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। जैसे 12 के गुणज अगर हम ले 12 दूना 24, फिर 36, 48, 60, 72। देखिए ये सारी संख्या जो है 12 और 12 का जो भी गुणज होगा वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा। ये भी 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य, यानी कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य है वो 12 से विभाज्य होगी, जो संख्या 4 से विभाज्य है वो 12 से विभाज्य होगी। देखिए 3 दूना 6, 6 तो आपका 3 से विभाज्य है, लेकिन 6 आपका 4 से विभाज्य नहीं है। तो इसलिए 3 और 4 दोनों से संयुक्त रूप से विभाज्य होना चाहिए। 48 आपका 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, यानी कि 12 से जो संख्या विभाज्य होगा वो 3 और 4 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? यानी कि जो संख्या है आपका, उस संख्या का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? 4 से विभाज्यता का नियम, आप इकाई दहाई के सैकड़े को जब इकाई और दहाई की संख्या को जब आप 4 से विभाजित कर रहे हैं, अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगा। जैसे इसमें हम पहला ऑप्शन अगर लेके चले तो ये हमारा 83,508। देखिए इसमें अगर हम ये 12 से विभाज्य है या नहीं, ये चीज हमको जांच करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 3 से विभाजिता का नियम देखते हैं और 3 से विभाजित करते हैं। अगर ये संख्या 3 से विभाजिता के नियम को पालन करता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा, और यही संख्या अगर 4 से भी विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 8 3 11, 11 5 16 और 16 8 24, 24 हमारा 3 से विभाजित है, यानी कि 3 से हमारा विभाजित है।
देखिए अब हम 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं। तो इकाई और दहाई की संख्या जब 4 से विभाजित होगी तो वो क्या होगा, वो संख्या संपूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगा, यानी कि 4 से विभाजित है। अगर ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी, यानी कि हमारा आंसर था 83,508। ये हमारा 19वां प्रश्न था। अब 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कंपनी एक्स और वाई द्वारा 5 वर्षों में चीनी के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है। उत्पादन की मात्रा को लाख टन में दर्शाया गया है। वर्ष 2000 और 2004 में कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पादन में कितना अंतर है। देखिए 2000 में जो एक्स और वाई का उत्पादन है वो बराबर है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये 40 है, ये 40 है। जबकि 2004 में एक्स और वाई का उत्पादन भी इसमें समान है, एक्स और वाई, ये आपका 60 है और आपका 60 है। तो पूछ रहा है 2000 वर्ष 2000 और 2004 के में एक्स और वाई के उत्पादन में कितना अंतर है। तो देखिए जब 2000 सन 2000 में एक्स और वाई ने कितना उत्पादन किया था, 80 लाख टन का उत्पादन संयुक्त रूप से किए थे। जबकि 2004 में एक्स और वाई मिलकर के 120 लाख टन का उत्पादन किए थे। तो इनके बीच अंतर पूछ रहा है, इनके बीच अंतर 40 लाख टन सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं, और कुछ इसमें निकालना ही नहीं था। 120 में से आप घटाएंगे तो 40 लाख टन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।